अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अचानक ये अनाउंस करे कि इंपोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? जी हाँ, उन देशों पर जिनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा फार्मा एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, और इसमें सबसे आगे है इंडिया। दिस पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1 का मतलब यह है कि जब तक फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप नहीं करते, तब तक उन पर भारी टैरिफ बर्डन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका द्वारा इंपोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर लगाए गए 100% टैरिफ की घोषणा की, और इंडिया पर इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी आखिर है क्या, इसके पीछे अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, और इंडिया की जो इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए इसके मायने क्या हैं। हाँ, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। इस एनालिसिस के लिए हमने जो सोर्सेज यूज किए हैं वो हैं इंडिया टुडे, बिजनेस न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मेजर पब्लिकेशंस। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स इशू को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, इसके अलग अलग पहलुओं को देखना और ये समझना कि इंडिया के लिए आगे क्या रास्ते, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये 100% टैरिफ आखिर है क्या चीज। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को यह अनाउंस किया कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। जी हाँ, 100%, ये काफी बड़ा फिगर है। हाँ, और इसमें कंडीशन भी है। ये टैक्स उन कंपनीज पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, मतलब जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा बेसिकली कि मैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर 100% इंपोर्ट टैक्स लगा रहा हूं, अनलेस कंपनीज यहीं यूनाइटेड स्टेट्स में प्लांट्स बना ही हो, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, यही डील है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, साफ कहा है। बिल्कुल, और ये कदम जैसा दिख रहा है अमेरिका की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने और फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंसी कम करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। हाँ, ये प्रोटेक्शनिज्म वाला एंगल तो साफ नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के बीच का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ब्रांडेड दवाएं मतलब वो जो पेटेंट प्रोटेक्शन में एक खास ट्रेड नेम से बिकती हैं और अक्सर महंगी होती हैं। जी। और दूसरी तरफ जेनेरिक दवाएं, वो केमिकली तो सेम ही होती हैं, पर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद बहुत कम कीमत पर मिलती हैं। और ये जो नया टैरिफ है, ये मुख्य रूप से ब्रांडेड दवाओं पर ही फोकस कर रहा है। सही, एग्जैक्टली। हाँ, ये डिस्टिंक्शन समझना यहाँ क्रूशल है, क्योंकि इसी पर पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि इंडिया पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, इंडिया तो दुनिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में से एक है, ये हम सब जानते हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बिल्कुल, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। रफली अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 1/3 से ज्यादा दवाएं इंडिया सप्लाई करता है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब फार्मेक्सिल, उनके डेटा के अनुसार इंडिया का लगभग 35% फार्मा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही जाता है, और इसकी वैल्यू FY25 में करीब $10 बिलियन थी। $10 बिलियन? जी, लेकिन जैसा आपने अभी पॉइंट आउट किया, इंडिया मुख्य रूप से जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका को जो हमारा फार्मा एक्सपोर्ट होता है उसका करीब 85 से 90% हिस्सा जेनेरिक्स का ही है। अच्छा, 85-90%? हाँ, फार्मैक्सिल का ही डेटा ये भी बताता है कि FY25 में अमेरिका को इंडिया का जो जेनेरिक एक्सपोर्ट था वो $10.5 बिलियन का था। ये हमारे टोटल फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 78% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये नया 100% टैरिफ ब्रांडेड दवाओं पर टारगेट किया गया है, तो इंडिया का जो इतना बड़ा जेनेरिक एक्सपोर्ट सेगमेंट है उस पर इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद लिमिटेड होगा। क्या ये मानना सही है? हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जो इनिशियल असेसमेंट है वो यही कह रहा है। फॉर इंस्टेंस, ग्योजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं डॉक्टर VK विजय कुमार। उनका कहना है कि इमीडिएट इम्पैक्ट कम होने की ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा। सिमिलरली ICICI सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट हैं पंकज पांडे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि नियर टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा बिकॉज इंडिया प्राइमरीली एक्सपोर्ट्स जेनेरिक्स। ठीक है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है,
वो ये कि भले ही इंडिया अमेरिका को लार्ज वॉल्यूम में दवाएं भेजता है, अमेरिका के टोटल फार्मा इंपोर्ट्स में इंडिया का शेयर उतना बड़ा नहीं है वैल्यू टर्म्स में। ओह अच्छा, कितना है? सिर्फ 5.3% के आसपास। ये 2024 का यूएस सेंसस ब्यूरो डेटा है जिसे ब्लूमबर्ग ने साइट किया है। लगभग 13.1 बिलियन। अमेरिका को सबसे ज्यादा फार्मा एक्सपोर्ट करने वाला देश असल में आयरलैंड है, करीब 30%। फिर स्विट्जरलैंड 8.8% और जर्मनी 7.8% है। इंडिया टॉप 5 में बस आता है। मतलब यूएस हमारे लिए बहुत क्रिटिकल मार्केट है, पर हम यूएस के ओवरऑल फार्मा इंपोर्ट में उतने डोमिनेंट नहीं हैं जितने कुछ यूरोपियन देश हैं। हाँ, वैल्यू टर्म्स में देखा जाए तो बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट के लिए। ओके, अच्छा इसको थोड़ा और समझते हैं। तो अगर इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड है, जैसा कि डेटा और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, तो फिर मार्केट में फ्राइडे को जो पैनिक दिखा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2% गिरा, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े स्टॉक्स नीचे गए। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? क्या इंडियन फार्मा सेक्टर को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्या मामला इतना सिंपल है? नहीं, मामला इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है, और जो चिंताएं हैं वो डेफिनेटली वैलिड है। देखिए, इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट भले ही कम हो, पर कई फैक्टर्स हैं जो वरी पैदा करते हैं। पहला तो है सेंटिमेंट इम्पैक्ट। जैसा आपने मेंशन किया, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन इमीडिएट था और तेज था। हाँ, काफी तेज था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि सन फार्मा 5% तक गिरा, बायोकॉन 3.3%, जाइडस लाइफ साइंसेज 2.8% नीचे गया। ये मार्केट के डर को दिखाता है। इन्वेस्टर्स अक्सर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, भले ही फौरी तौर पर बॉटम लाइन रिस्क कम दिखे। ये दिखाता है कि मार्केट यूएस ट्रेड पॉलिसी की डायरेक्शन को लेकर वरिड है। मतलब एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। बिल्कुल। दूसरा है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इस तरह की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती हैं, वो ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज की डायरेक्टर है इक्विटी स्ट्रैटेजी की, क्रांति बाथिनी। उनके अनुसार जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि ये टैरिफ्स लागू कैसे होंगे, इंडियन फार्मा के लिए मीडियम टर्म आउटलुक न्यूट्रल रहेगा। अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आती। सही बात है। तीसरा और शायद सबसे बड़ी चिंता है फ्यूचर रिस्क की। सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या भविष्य में इस टैरिफ का स्कोप बढ़ाकर जेनेरिक दवाओं तक लाया जा सकता है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। बिल्कुल। डॉक्टर विजय कुमार ने भी इस रिस्क की तरफ इशारा किया है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन फार्मा सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जेनेरिक्स ही तो हमारा मेन एक्सपोर्ट बेस है अमेरिका के लिए। ये तो बहुत बड़ा रिस्क होगा फिर। जी हाँ। चौथा है एम्बिग्विटी या अस्पष्टता। पॉलिसी डिटेल्स में अभी भी क्लैरिटी की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रोकरेज फर्म है चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। उन्होंने ये चिंता जताई है कि क्या कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, स्पेशलिटी मेडिसिन या बायोसिमिलर्स भी इसके स्कोप में आ सकते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स? बायोसिमिलर्स आप समझिए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल दवाइयों की जेनेरिक वर्जन्स होती हैं, और ये इंडियन कंपनीज के लिए एक की ग्रोथ एरिया है। अगर ये भी दायरे में आ गए तो इम्पैक्ट ज्यादा सीरियस हो सकता है। अभी इस पर कोई सफाई नहीं है। ये भी एक चिंता की बात है। पांचवा, यूएस हेल्थ केयर कॉस्ट्स का मुद्दा। ब्रांडेड ड्रग्स पर टैरिफ लगने से अमेरिका में ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं। इनडायरेक्टली ये डिमांड पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है, जेनेरिक्स के लिए भी। हालांकि ये टैरिफ डायरेक्टली इंडियन जेनेरिक्स पर नहीं है, पर ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स बदल सकते हैं। ठीक है। और छठा पॉइंट है वाइडर ट्रेंड का। ये कदम अमेरिका की ब्रॉडर ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट का हिस्सा लग रहा है, जहां फोकस देश स्पेसिफिक टैरिफ से हटकर प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैरिफ्स पर जा रहा है। ये सिग्नल देता है कि फ्यूचर में फार्मास्यूटिकल के अलावा दूसरे सेक्टर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। ये एक बड़े प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। ये पॉइंट्स तो वाकई इंपॉर्टेंट हैं, खासकर फ्यूचर रिस्क और एम्बिग्विटी वाले। मतलब शॉर्ट टर्म में राहत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तस्वीर थोड़ी धुंधली है। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन कंपनीज इस सिचुएशन से डील करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हैं? उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है यूएस मार्केट में? क्या उनके पास कोई कुशन, कोई बचाव का रास्ता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि कई लीडिंग इंडियन फार्मा कंपनीज की अमेरिका में ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, मतलब उनकी मौजूदगी है वहाँ, और ये चीज़ उन्हें कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें उनकी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस पर फोकस करते हुए। जैसे सन फार्मा है, इनकी अमेरिका में स्ट्रॉन्ग जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन प्रेजेंस है। इनकी यूएस सब्सिडरी टारो फार्मा तो वहाँ लिस्टेड भी है,
और न्यू जर्सी में ओम लेबोरेटरीज है जो OTC दवाएं बनाती हैं। मतलब जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वही है। हाँ, टारो और ओम की फैसिलिटीज वही हैं। FY25 में कंपनी की लगभग 31% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू $1.9 बिलियन US से ही आई थी। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पहले से है US में। फिर डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को देखिए। इनका नॉर्थ अमेरिका में डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में बड़ा जेनेरिक्स पोर्टफोलियो है। इनकी मिडल्सबर्ग, न्यूयॉर्क में एक API फैसिलिटी भी है। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवा का जो मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है। ओके। इनके CEO एरेज इजरायली ने इसी साल पहले कहा था कि कंपनी US में एक्सपेंशन के लिए ओपन है, जिसमें एक्विजिशंस भी शामिल हैं। ये टैरिफ से बचने का एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। FY25 में इनके करीब 45% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू $1.73 बिलियन US से थी। काफी ज्यादा है। हाँ, फिर सिप्ला है। इनकी US सब्सिडियरी सिप्ला USA और मैन्युफैक्चरिंग आर्म इन्विजिन फार्मा की फैसिलिटीज न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में है। इनका फोकस रेस्पिरेटरी या इनहेलर जेनेरिक्स और कुछ ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की दवाओं पर है। FY25 में इनकी लगभग 29% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू $934 मिलियन US से थी। तो इन बड़ी कंपनियों की तो US में जड़ें हैं। बिल्कुल। इसी तरह लुपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज जैसी कंपनीज के भी बड़े एक्सपोर्ट ऑपरेशंस हैं अमेरिका में, और कुछ की वहाँ फैसिलिटीज भी हैं। खासकर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, लुइजियाना जैसी स्टेट्स में काफ़ी इंडियन फार्मा प्रेजेंस है। अरुण असेट्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के को-फाउंडर हैं अंकित पटेल। उन्होंने भी ये क्लैरिफाई किया है कि ये 100% टैरिफ मुख्य रूप से मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs को टारगेट करता है, जो महंगी ब्रांडेड दवाएं अमेरिका भेजती हैं। अच्छा। जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया का 85-90% एक्सपोर्ट तो जेनेरिक्स का है। पटेल के अनुसार क्योंकि ज्यादातर इंडियन कंपनीज जेनेरिक सप्लाई करती हैं और कई की US में फैसिलिटीज हैं, वो डायरेक्ट फायरिंग लाइन में नहीं है। प्रेशर बिग फार्मा पर ज्यादा है, इंडिया पर इमीडिएट प्रेशर कम है। और टैरिफ में छूट का प्रावधान भी है ना, अगर वो वहाँ फैसिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं तो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनाउंसमेंट में साफ कहा गया है कि जिन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अमेरिका में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्रेकिंग ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन, उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। ये इंडियन कंपनीज के लिए टैरिफ अवॉइड करने का एक पोटेंशियल रास्ता हो सकता है अगर वो US बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में और इन्वेस्ट करने का फैसला करती हैं। ये एक तरह से इंसेंटिव है US में आकर काम करने का। ओके। अच्छा, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और इसे UPSC पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये मामला सीधे सीधे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड, इंडिया US बायलैटरल रिलेशंस और WTO रूल से जुड़ता है। एक्सपर्ट्स इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस पर क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पॉलिसी शिफ्ट इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक मैसेज लेके आता है। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर डायरेक्टर हैं राहुल अहुलवालिया जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही इमीडिएट इम्पैक्ट लिमिटेड हो, ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के लिए एक चिंताजनक संकेत है। उनका सजेशन है कि इंडिया को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील्स फाइनलाइज करने के एफर्ट्स को डबल करना चाहिए, तेज करना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज को बड़े मार्केट्स में प्रिडिक्टेबल एक्सेस मिल सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA न होने की वजह से इंडिया इस तरह के यूनिलैटरल एक्शंस के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो इसका मतलब इंडिया की स्ट्रैटेजी के लिए क्या है? भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या अब डिफेंसिव होने का समय है या प्रोएक्टिव? बेस्ड ऑन द एनालिसिस और एक्सपर्ट ओपिनियंस, मुझे लगता है इंडिया के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। पहला, विजिलेंट मॉनिटरिंग। US ट्रेड पॉलिसी पर बहुत करीबी नजर रखनी होगी। स्पेशली ये ट्रैक करना होगा कि क्या टैरिफ का स्कोप जेनेरिक्स या कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स तक बढ़ाया जाता है या नहीं। पॉलिसी डिटेल्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मायने रखेगा। सही। दूसरा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होंगी। ये तो हमेशा ही अच्छा होता है। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। अपनी डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और R&D इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा।
स्पेशली कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स और नई दवाओं की डिस्कवरी में वैल्यू चेन में ऊपर जाने की ज़रूरत है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी इनिशिएटिव्स इसमें मदद कर सकती हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। बिल्कुल। चौथा, स्ट्रेटेजिक यूएस इन्वेस्टमेंट। इंडियन कंपनीज को स्ट्रेटेजिकली यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने या अक्वायर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, ताकि टैरिफ एग्जेम्पशंस का फायदा मिल सके और सप्लाई चेन भी सिक्योर रहे। मतलब जहां जरूरत हो वहां इन्वेस्ट भी करें। हाँ, और पांचवा, डिप्लोमेसी एंड मल्टीलैटरल फोरम्स। बायलैटरल लेवल पर अमेरिका के साथ इंगेज करना जरूरी है अपनी कंसर्न्स बताने के लिए। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स पर इंडिया के ट्रेड इंटरेस्ट को डिफेंड करना होगा। हालांकि ये भी सच है कि WTO का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आजकल खुद चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये सारे कदम जरूरी लगते हैं। और अगर इसे बिगर पिक्चर से जोड़े तो ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पॉलिटिकल हवाओं और पॉलिसी शिफ्ट्स के प्रति कितनी वल्नरेबल, कितनी नाजुक हैं। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन ये स्टेटस बनाए रखने के लिए कांस्टेंट एडेप्टेशन और रेजिलियंस की जरूरत है। ये एक वार्निंग साइन भी है कि कंप्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड करने का एक अवसर भी। बिल्कुल। जैसा कि सिटी वेल्थ के केन पेंग ने रॉयटर्स को बताया था, ये टैरिफ ब्रांडेड ड्रग्स पर है और यूरोप स्विट्जरलैंड को ज्यादा अफेक्ट करेगा। चाइना इंडिया के जेनेरिक्स को शायद उतना नहीं, बट विजिलेंस इज डेफिनेटली द की। हमें देखना होगा कि आगे कैसे बढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट ओपिनियंस पर आधारित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना और विभिन्न आयामों को सामने रखना है, किसी पॉलिसी या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट का पक्ष लेना नहीं। हम एक न्यूट्रल एनालिटिकल पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, जो खासकर UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे लिसनर्स के लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या भारत को इस नई अमेरिकी टैरिफ नीति के खिलाफ WTO में जाना चाहिए या फिर इसे एक अवसर मानकर अपने डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You are watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।